नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस की परीक्षा में अधिक से अधिक 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो इतने कम समय में किस रणनीति के साथ चला जाए कि वर्दी हासिल हो जाए, जो इतने दिनों का आपका सपना है वो पूरा हो जाए। इसके लिए आपको सही रणनीति से ही चलना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर कदम रखा तो आप गलत रास्ते पर चले जाएंगे। तो यूपी पुलिस की परीक्षा में सबसे ज्यादा 55 से ज्यादा प्रश्न तो रीजनिंग से आते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण इस हिसाब से, नंबरों के हिसाब से नहीं, 37 से 38 नंबर का तो जीके है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि उसमें जितना भी पढ़िए वो कम है। जितना भी पढ़ेंगे तो आप 38 में 20-25 ही नंबर ला पाएंगे। लेकिन हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप टाइम देकर अगर पढ़ लें तो 37 में 35 आराम से प्राप्त कर सकते हैं। 2 नंबर मैं क्यों छोड़ दे रहा हूं, तो यहां पे मैं बता दूं, 2 नंबर साहित्य वाले और पुरस्कार वाले में ही 2 प्रश्न गलत होने की संभावना है। अगर उसको भी आप तैयार कर लेते हैं ठीक से तो 37 में 37 या कम से कम 36 आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हिंदी को अगर ठीक ठाक से भी पढ़ा जाए औसतन तरीके से तो 35 कम से कम तो आपको पाना ही पाना है। 2 प्रश्न आप बस गलत कर सकते हैं, पुरस्कार में और साहित्य में। तो इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए कि आप 37 में 37 तक ला सकें? तो इसके लिए क्या पढ़ें, ये तो सभी लोग बताते हैं क्या पढ़ें। पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, सिलेबस आपके पास है प्रोन्नति बोर्ड का। या क्या छोड़ें ये भी जानना जरूरी है। क्या छोड़ें, क्या छोड़े का मतलब ये नहीं कि पूरा जड़ से समाप्त कर दे, उसे पढ़े ही नहीं। मतलब कम पढ़े, कैसे कम समय में उसे पढ़ के निकल जाएं। ये कहां से पढ़े ये भी बताना जरूरी है कि कहां से पढ़े। इसी 15 दिन की बात कर रहा हूं मैं, इसी 15 दिन की, ये नहीं कि मैं 2 महीने की स्ट्रेटजी बता रहा हूं। इसी 15 दिन में, बल्कि 10 दिन अगर बचा हो तो 10 दिन में कहां से पढ़े कि आपको सफलता हाथ लग जाए। 37 में कम से कम 35 प्रश्न तो आप सही कर ही ले जाए। और कैसे पढ़े, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि कितना पढ़े, कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, क्या छोड़ दें। तो इस पर हम लोग विस्तृत विवेचन करेंगे, केवल हिंदी, क्योंकि हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट, रीजनिंग तो आप साल भर लगाते हैं, लेकिन हिंदी ऐसा है कि कभी कभी आप छोड़ देते हैं। या अंग्रेजी भाषी के क्षेत्र हो या एसएससी की तैयारी करने वाले छात्र हो, एसएससी की परीक्षाओं की, तो वो भी हिंदी थोड़ा कम पढ़ते हैं। तो हिंदी में क्या पढ़े कि आपका अच्छा स्कोर हो और ऐसा स्कोर हो कि वर्दी आपको मिल जाए। देखिए यहां पर बात है सफलता की रणनीति की, और भी सफलता कितने दिन में, सिर्फ 15 दिन, यही डिसाइड करेगा कि आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वर्ष भर आपने बहुत पढ़ा होगा, या जितना भी कम पढ़ा होगा, जितना ज्यादा आपने तीर मारा होगा, लेकिन इन 15 दिनों में अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, रिवीजन प्लान गलत तरीके से बना दिया, कुछ पढ़ पाए, कुछ छोड़ दिए, जिसको कम पढ़ना चाहिए ज्यादा पढ़ दिए, जिसको ज्यादा पढ़ना चाहिए उसको नहीं पढ़ पाए, तो आप असफल हो जाएंगे। तो रणनीति 15 दिन की क्या होनी चाहिए आज हम लोग जिक्र करेंगे। हिंदी 37 प्रश्न आएंगे, तो उसमें क्या पढ़े, क्या छोड़े, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, इस बात को हम लोग देखेंगे, विस्तृत रूप से देखेंगे। हिंदी का पाठ्यक्रम लेकर देखेंगे कि कहां से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। तो देखिए ये यूपी पुलिस का सिलेबस नहीं है, लेकिन यहां पर इस सिस्टम से एक जो सिस्टम होता है उस क्रम में हिंदी को सजाया गया है। तो सबसे देखिए, वर्णमाला जो है, वर्णमाला ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको प्रश्न जरूर आएगा, और ये यहां से प्रश्न गलत भी होता है। तो जो मैंने टिक मार दिया यहां पे, यानी इसको आपको पढ़ना है और बहुत ही तरीके से पढ़ना है। इसको बहुत तरीके से पढ़ना है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर क वर्ग है, च वर्ग है, क च ट त प, कंठ वर्ग कौन है, मूर्धा कौन है, यानी स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, कहां कहां से बोले जाते हैं। इसको विशेष तौर से आप ट्रिकी तरीके से पढ़ेंगे। इस पर मेरा एक वीडियो है जो बहुत ही वायरल भी हुआ था, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बता दूंगा। उसको आप 10, 15, 20 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो वर्णमाला के सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। तो वर्णमाला को आपको ये पढ़ना है, कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है, कौन सा ऊष्म व्यंजन है, या कौन सा ऊष्म व्यंजन है, और कौन सा इसमें और भी जो सारी बातें हैं, जैसे कि सघोष कौन सा है, अघोष कौन सा है, अल्प प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है। तो ये सब चीजें, यानी पूरा वर्णमाला विस्तार से पढ़ लीजिएगा। यानी जो नोट्स बनाए उससे पढ़ लीजिएगा, या बुक से पढ़े होंगे तो उससे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न जितना भी मैं बताऊंगा, उसके लिए बार बार बताना ना पड़े, मैं एक ही जगह पहले बता दे रहा हूं। जितना भी पढ़ना है, कम से कम आपको आदित्य पब्लिकेशन, आपके पास जो बुक होगी, भले उसमें थोड़ी गलतियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुविकल्पीय में इसका कोई काट नहीं है। बहुविकल्पीय जो है
बहुविकल्पीय प्रश्न जो है हर परीक्षाओं के पूछे गए जो इसमें है उसको आपको पढ़ना है, प्लस यूपीएसआई में जो प्रश्न पूछे गए यूपीएसआई में, तो इसके लिए आप कोई भी किताब ले लीजिएगा, या तो घटना चक्र की अगर आपके पास हो तो घटना चक्र की, या यूथ पब्लिकेशन की भी किताब आती है जिसमें चैप्टर वाइज हिंदी दिया होगा। चैप्टर वाइज याद रखिएगा, पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज, यानी काल, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम से कौन कौन सा प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया है, यूपी पुलिस में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले आदित्य पब्लिकेशन के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना है, उसके बाद यूपीएसआई में, इसलिए क्योंकि यूपीएसआई में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उससे प्रश्न कुछ रिपीट कर सकते हैं। तो यूपीएसआई में की परीक्षा में, यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को, खासतौर से यूपीएसआई की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को जरूर देखना है। घटना चक्र से देख लीजिए, यूथ से देख लीजिए, या कोई भी किताब आपके पास हो जिसमें सही उत्तर हो, उससे सब जितना मैं बताऊंगा टॉपिक सबका बहुविकल्पी, केवल बहुविकल्पी प्रश्नों को देखना है, क्योंकि वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वर्णमाला में भी विस्तार से पढ़ने के बाद आदित्य के बहुविकल्पी प्रश्न और यूपीएसआई यूपी पुलिस में पूछे गए प्रश्न चैप्टर वाइज केवल वर्णमाला का देख लेना है। पर्यायवाची शब्द मैं ये मान के चलता हूं ये वीडियो उसके लिए है जो कम से कम 3 महीना 2 महीने 4 महीने तैयारी किया होगा, उसके लिए है। जो एकदम पढ़ा नहीं होगा उसको मैं क्या बताऊं। पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल बहुविकल्पीय प्रश्न, यही आदित्य पब्लिकेशन यूपीएसआई जो कि घटना चक्र का हो चैप्टर वाइज चाहे यूथ का हो, उसको आपको पढ़ना है केवल बहुविकल्पी। यानी इसको हम कह रहे हैं एक तरह से छोड़ना है, विस्तार से पढ़ना नहीं है, अब समय नहीं है, केवल बहुविकल्पी है। यानी कि लिख दे रहा हूं एमसीक्यू, केवल बहुविकल्पी है, वो भी फालतू का एमसीक्यू नहीं, परीक्षाओं में पूछा गया एमसीक्यू। कौन सा? तो आदित्य का, क्योंकि तुरंत उसमें आंसर आता है, तुरंत देख के आपको आगे बढ़ जाना है। ऐसा किताब मत पढ़िएगा जिसमें क्वेश्चन कहीं और हो, उत्तर लास्ट में हो। इतना आपके पास समय नहीं कि सबका उत्तर खोजेंगे। तुरंत प्रश्न, तुरंत उत्तर, और जो कठिन लगे उसको टिक मारते जाइए, और कठिन वालों को एक बार और बस पढ़ लीजिए, बस हो गया काम। यही स्ट्रेटजी सब में अपनाना है, चाहे वो वर्णमाला में हो पर्यायवाची में, जो भी कठिन लगे उसे टिक मारते जाइए। हर में हो सकता है 10-20 प्रश्न ऐसा कठिन वाला होगा, उसे ही फिर एक बार और पढ़ लीजिए, बस काम खत्म। वर्तनी शुद्धि में भी आपको पूरा विस्तार से नहीं पढ़ना है, वन लाइनर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, केवल आपको बहुविकल्पी प्रश्न। फिर कहां से? आदित्य से, यूपीएसआई का क्वेश्चन जो पिछले साल 2017 में 2020-21 में आया उससे पढ़ लेना है। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह में क्या है? बस अब विराम चिन्ह एक जगह जहां पे लिखा होगा, जैसे कि ये विराम चिन्ह में एक ही जगह, पूरा विस्तार से अब नहीं पढ़ने का समय है। बस ये देख लीजिएगा कि अल्प विराम किसे कहते हैं, अर्ध विराम किसे कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं, विवरण चिन्ह किसे कहते हैं, उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं, योजक चिन्ह किसे कहते हैं। ये बस एक लाइन में देख लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। और भी जो नीचे पुनरुक्ति चिन्ह और भी सब जो है कठिन कठिन, वो सारे आप याद कर लीजिएगा। बस 15 मिनट का काम है, तो ये भी आपको विस्तार से पढ़ना है। उसके बाद एमसीक्यू तो सबको हल करना है, बिना इसके तो काम ही नहीं होना है। श्रुति संभिनातक, ये भी आपको अब डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है। अगर आदित्य का पढ़ लेते हैं, यूपीएसआई में भी बहुत सारे आपको जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम हर टॉपिक से आपको 100 150 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको विस्तार से पढ़ने की जरूरत ही क्या, इतने से ही आपका काम अब चल जाएगा। ये मैं मान के चलता हूं, पहले आप विस्तार से पढ़ चुके हो, अब विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है। श्रुति संभिनार्थक भी केवल एमसीक्यू पढ़ना है, विस्तार से पढ़ने की जरूरत इसको भी नहीं है। संधि, इसको भी विस्तार से पढ़ने का समय नहीं है। आप बस जब आप उदाहरण हल करेंगे, एमसीक्यू हल करेंगे, तो उसी में आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। कहां से? यहां से। चैप्टर वाइज रहना चाहिए, याद रखिएगा, चैप्टर वाइज किताब से हल करना है। जो भी चैप्टर उठाइएगा यहां से, और उसको देखने के बाद आप इसको हल कर लीजिएगा, बस काम हो गया। उपसर्ग प्रत्यय भी आपको केवल नहीं पढ़ना है विस्तार से, केवल एमसीक्यू लगा लेंगे, काम आपका दौड़ जाएगा। ये सब बातें सब में लागू रहेंगी, याद रखिएगा। समास क्या करना है? तो समास आप जानते ही हैं, प्रमुख रूप से समास में जो कंफ्यूजन है उसको ज्यादा, उसके लिए गूगल मत करिए, नहीं तो गूगल पर ही 1 घंटा लग जाएगा कि पीताम्बर कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है कि कर्मधारय समास है। तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा, विकल्प ऐसा नहीं देगा जिससे आप कंफ्यूज होंगे। तो समास अगर विस्तार से भी पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय इसको नहीं लगता है, आराम से 15-20 मिनट में आप समास को पढ़ सकते हैं। खैर, समास भी अब पढ़ने की जरूरत नहीं, आप केवल एमसीक्यू भी कैसा मैंने जो बताया है आदित्य से और यूपीएसआई यूपी पुलिस में पूछे गए प्रश्नों को,
यूपी पुलिस नहीं भी मिल रहा है तो यूपीएसआई का भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। तद्भव तत्सम भी आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल एमसीक्यू। संज्ञा, संज्ञा में क्या है? संज्ञा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो संज्ञा भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो कि जातिवाचक में कौन कौन से भेद है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति भाववाचक में, तो थोड़ा सा 10 मिनट टाइम लगेगा, इसको 10 मिनट में दोहरा लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू भी इसको ज्यादा पढ़ना है। सर्वनाम, सर्वनाम में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। सर्वनाम कितने प्रकार का है, कौन कौन है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा देखना जरूरी है। उसके बाद एमसीक्यू तो बिना लगाए काम नहीं चलेगा। कहां कहां से? फिर वही बात, आदित्य से, अगर आदित्य नहीं है तो लुसेंट से क्या काम चल जाएगा? चल जाएगा, चल जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन दौड़ाना है तो आदित्य से जरूर पढ़िएगा, प्लस यूपीएसआई 2017 और 2021 में जो प्रश्न आए हैं उसको, इससे आपको ढेर सारा मटेरियल मिल जाएगा। वो भी उस आयोग का मटेरियल है ये जिस आयोग से आप परीक्षा देने जा रहे हैं। मुहावरे लोकोक्ति केवल एमसीक्यू पढ़ना है। परिभाषा से भी प्रश्न पूछता है, सर्वनाम में भी परिभाषा से भी प्रश्न पूछता है, इसलिए मैंने टिक कर दिया। थोड़ा सा परिभाषा देख लीजिएगा क्योंकि परिभाषा से प्रश्न उठाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिंग, लिंग में आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे पहचानते हैं? तो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है उसको रट लीजिएगा, और उसके बाद जो ट्रिक बताया जाता है क्रिया लगाकर, विशेषण लगाकर, कारक चिन्ह लगाकर पहचानने का, वो ट्रिक मुझे पता है कि आपको पता होगा। तो क्रिया विशेषण लगाकर लिंग भी पहचान लेंगे। तो थोड़ा सा इसको बहुविकल्पी प्रश्न तो देखना ही है और विस्तार से देखने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लीजिएगा। वचन, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन हिंदी में सिर्फ आपको एक वचन और बहुवचन पढ़ना है। तो जैसे लड़के, थोड़ा सा मैं बता दूं, लड़के और एक लिखा रहेगा लड़को। लड़का का बहुवचन क्या है? तो के और को में टक्कर होगा तो ज्यादातर के वाले को टिक करिएगा, लड़के। लड़कों को टिक मत करिएगा, बस थोड़ा सा ट्रिक ये है। बाकी वचन आप विस्तार से बहुविकल्पीय केवल एमसीक्यू देख लीजिएगा, एमसीक्यू देख लीजिएगा। और इसमें कुछ बहुवचन में क्या इंपॉर्टेंट है? तो बहुवचन में इंपॉर्टेंट है कुछ शब्द सदा एक वचन होते हैं, सदा एक वचन, और कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं, जैसे प्राण है, बहुवचन होते हैं। तो ये जो कुछ शब्द हैं, प्राण वगैरह, और भी शब्द हैं, प्राण, आंसू, रोम, रोंगटे, हस्ताक्षर, तो ये कुछ शब्द हैं, इनको आप बस रट लीजिएगा। और एमसीक्यू तो हल करना ही है। एमसीक्यू कहां कहां से आपको पता ही है, लेकिन ये सदैव एक बहुवचन कौन कौन से शब्द है, सदैव बहुवचन शब्द कौन है, इनको ध्यान से रट्टा मार लीजिएगा। ट्रिक है, ट्रिक से रट लीजिएगा। होश क्या है? बहुवचन है। हस्ताक्षर क्या है? बहुवचन है। और दर्शन क्या है? बहुवचन है। इस तरह चर्चित शब्द है उसको रट लीजिएगा। कारक, कारक को थोड़ा सा आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। कारक को पूरा पढ़ लीजिए। कर्ता ने कर्म को कारक द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का अधिकरण में संबोधन का हे सब, ये सब कुछ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और एमसीक्यू हल कर लीजिएगा। विशेषण, विशेषण, विशेष से प्रविशेषण, विशेषण, विशेष क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, ये सब चीजें आप थोड़ा सा विस्तार से भी देख लीजिएगा। परिभाषा से भी प्रश्न पूछ देता है, उसके बाद एमसीक्यू तो आप करेंगे तो और जाके ये क्लियर हो जाएगा। अब वे थोड़ा सा इससे भी प्रश्न पूछेगा, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। और ये इसको केवल बहुविकल्पी नहीं, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा, इसको देखना है, इसको देखना है। क्रिया विशेषण देख लीजिएगा। अनेक शब्द का एक शब्द केवल एमसीक्यू करिएगा, रटने वाली चीज है इसमें, केवल एमसीक्यू कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। काल, मोस्ट इंपॉर्टेंट काल, मोस्ट इंपॉर्टेंट काल का मतलब इसे केवल एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा, एमसीक्यू से काम इसका नहीं चलेगा। काल 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, लेकिन इतने से ही समझ में नहीं आएगा। यानी केवल है देखकर समझ जाएंगे कि वर्तमान काल है, था देखकर समझेंगे कि भूतकाल है, गलत हो जाएगा। काल को आपको डिटेल में समय देना पड़ेगा 1 घंटे का, उसके बाद एमसीक्यू है, यानी इसको पढ़ना है आपको विस्तार से। वाच्य को जरूर देखना है ट्रिकी तरीके से। वाच्य ट्रिकी तरीके से कैसे पकड़िए आपको पता होना चाहिए। वाच्य कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, आपको थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से इसको देखना है, जो भी आपने नोट्स बनाया होगा। उसके बाद एमसीक्यू है, इसमें आपको विस्तार से देखना है। विलोम शब्द केवल एमसीक्यू पर्याप्त है। आदित्य वाला देख लीजिए,
यूपीएसआई में आया हुआ देख लीजिए, उतना ही में थक जाएंगे, उतना ही पर्याप्त है। वाक्य विश्लेषण ये नहीं आपके सिलेबस में है, इसको काट दीजिए। वाक्य शुद्धि तभी आप कर सकते हैं जब पूरा व्याकरण तैयार हो। जब पूरा व्याकरण तैयार रहेगा तो आपको केवल इसमें एमसीक्यू करना है। कहां से? वहीं से। अब अलंकार देख लीजिए। अलंकार में भी कुछ नियम है। श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, जितने अलंकार है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, कुछ नियम है। यथा, सरिस, सा, सी से आ जाए तो कौन सा अलंकार होता है, जनहु मनहु कौन सा अलंकार होता है। तो ये शब्द ट्रिक जो है, इसमें ट्रिक आप देख लीजिएगा। ट्रिक देखने के बाद इसका भी एमसीक्यू लगा लीजिएगा। इसका कोई काट नहीं है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा विस्तार से। रस को आपको पढ़ना पड़ेगा विस्तार से। और इसमें कहां पर ध्यान देना है, इसमें आपको अस्थाई भाव देख लेना। अस्थाई भाव किसका, अस्थाई भाव क्या होता है, ये सब चीज इसमें आपको रटना है। रस में भाव, अनुभाव, विभाव, भाव, अनुभाव, विभाव, ये सब क्या होता है और कैसे मात्रा गिना जाता है, ये सब कुछ आपको, ये सब विस्तार से पढ़ने वाला। ये विस्तार से, ये विस्तार से, ये विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा। इसके बाद एमसीक्यू आप चाहे तो देखिए या मत देखिए, लेकिन विस्तार से ये तीनों ही पढ़ने वाली चीजें हैं। यहां पे हिंदी का साहित्य, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपका 1-2 प्रश्न गलत होने वाला है। याद रख लीजिएगा, हिंदी साहित्य और पुरस्कार, ये दोनों केंद्र बिंदु में है आपके। इन दोनों को अगर आप टाइम देके विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा हिंदी साहित्य का। एमसीक्यू भले ही पढ़िए या ना पढ़िए, इसको विस्तार से रटना पड़ेगा। हिंदी साहित्य यही है जो गलत कराएगा प्रश्न। पुरस्कार यही है जो साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, जो पुरस्कार है और किस किस क्षेत्र में किसको किसको पुरस्कार मिला है, कब मिला है, सन भी पूछता है। तो ये दोनों आपको विशेष तौर से, इसमें तो इंपॉर्टेंट भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। तो पुरस्कार और हिंदी साहित्य को विस्तार से समय दे के पढ़ना है। यहीं से वो छात्र पीछे हो सकता है, यहीं से कोई 2-4 नंबर से आगे हो सकता है। अपठित गद्यांश के लिए कुछ नहीं करना है। आप बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी का मतलब कम से कम 10-15 गद्यांश पढ़ लीजिए और उसका शीर्षक कैसे बताया जाता है, इस पर भी मेरा वीडियो है, तो उसकी भी ट्रिक है। तो शीर्षक अगर पूछता है तो शीर्षक कैसे बताएं, और भाषा और बोलियां भी आप शुरुआत का, हिंदी भाषा का विकास, बोलियां, अवधि, ब्रज, ये सब जो बोलियां, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। विस्तार से पढ़ने वाला है। उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न हल कर लीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।